नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं, मेनली अपना जो टॉपिक रहेगा वो अपने यूनिट थर्ड स्टार्ट होने वाली है। टोटल अपन ने 5 यूनिट में डिवाइड किया था, 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड यूनिट थोड़ी क्या है बेटा, लॉन्ग है। तो थर्ड यूनिट की अभी इस क्लास में अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। आज अपने लगभग 5 नंबर की क्लास हो चुकी है स्टार्ट। और इसके साथ में ही पहले वाले टॉपिक अगर किसी साथी ने नहीं पढ़े हैं और कोई साथी माइंड में एक अलग ही प्रकार की बॉदरेशन अगर लेकर घूम रहा है कि सर मेरा सिलेबस कब तक होगा, कब तक नहीं होगा, हमारे तो एग्जाम आ चुके हैं, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आपका सिलेबस नवंबर एंड या फिर इसके साथ में दिसंबर मिड में आपका सिलेबस हो जाएगा। और जिस साथी को और भी जल्दी अगर कोई क्लासेस लेनी है तो बेटा अपन ने रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल रखी है, बहुत अच्छी क्लासेस है, ऐसे नहीं कि कोई ओल्ड क्लासेस है, बहुत अच्छी क्लासेस है, उनके द्वारा भी पढ़ सकते हो। और इसके साथ में अभी सेशन स्टार्ट हुआ है तो आराम से आपके कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है हमारे से आप डिस्कस कीजिएगा। फालतू का माइंड में लोड लेकर नहीं घूमना, आपका एक परिवार की तरह ही इंस्टीट्यूट है। कभी ये मत समझना कि आप नए हो, क्योंकि अपन बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट बार कोई स्टूडेंट आता है किसी इंस्टीट्यूट से कनेक्ट होता है तो उसको ये रहता है कि क्या पता इंस्टीट्यूट कैसा पढ़ाएगा कैसा नहीं। ये आपके परिवार की तरह है, ये कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ये एक आप अपना परिवार समझ सकते हो। उस प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा, आपकी भावनाओं के साथ में कभी खिलवाड़ नहीं होगा। इतना मैं आप सभी को बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे संशय करते हैं कि सर क्या पता क्या होगा या नहीं होगा। तो बात करते हैं बेटा, सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में, क्रॉप न्यूट्रिशन। आज अपनी कौन सी रहने वाली है, यूनिट थर्ड स्टार्ट होने वाली है। कुछ चीजें और मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अपन जो पढ़ाते हैं, ठीक है बेटा, मेन आपको समझ में आना चाहिए, आपका सिलेबस आपके समझ में आना चाहिए, आपके टॉपिक समझ में आना चाहिए। मेन डिपेंड ये चीज करती है। आप बाद में जब क्लासेस हो जाए पूरा सिलेबस उठाकर, जो आपकी कॉलेज देती है, जो आपका यूनिवर्सिटी देता है, वो पूरा सिलेबस लेकर बैठ जाना कि ये टॉपिक सर ने करवाया नहीं करवाया, करवाया तो क्या करवाया, क्या लिखवाया। ओल्ड पेपर्स जितने आज तक हुए हैं वो लेकर बैठ जाना, आगे आने वाला पेपर लेकर देख लेना, मैच कर लेना, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस उसके लिए आपको मेहनत थोड़ी सी कुछ भी नहीं, मेहनत पे मैं नहीं बोल रहा कि आप मेहनत करो, आपको बस इतना सा करना है, शुरू से लेकर एंड तक जो पढ़ाया जाता है ना, बस उसको ध्यान से आपको पढ़ना है। पूरी जिम्मेदारी हमारी है कि हम आपको किस लेवल से तैयारी करवा कर किस लेवल तक आपको ले जाना चाह रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपके मन में कुछ भी संशय आता है तो आप हमारे से डिस्कस कीजिए कि सर ये मेरे माइंड में चल रहा है, इसका क्या समाधान हो सकता है। अब जब आप अपने माइंड में ही रखोगे कि सर ये मेरे माइंड में चल रहा था, तो उसका तो समाधान होगा नहीं। पर आप अगर मेरे को बताओगे कि सर मेरे ये समस्या है, इसका आप समाधान कर दीजिएगा, उसका समाधान हो जाएगा। सभी साथियों को राधे राधे, सभी को गुड मॉर्निंग। और अपनी क्लास स्टार्ट हो जाती है डेली सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे एक क्लास रहती है। दिन में रहती है नोटिफिकेशन डाल देते हैं, शाम को रहती है नोटिफिकेशन डाल देते हैं अपन, क्योंकि 15 कमेटी 16 कमेटी सभी की क्लासेस अपने चल रही है। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में बेटा, क्रॉप न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं। और अभी क्लासेस इसलिए कम हो रही है क्योंकि आपके सीनियर्स के एग्जाम आने वाले हैं पहले, तो एक बार सीनियर्स की क्लासेस करवा दे, फिर आपकी हो जाएगी बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो क्रॉप न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, पशल पोषण। क्या बोलते हैं बेटा, पशल पोषण बोलते हैं। मतलब जैसे बेटा अपन ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे अपन ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अपन भोजन खाते हैं, इसके बाद में अपने को एनर्जी मिलती है, फिर अपना धीरे धीरे विकास होता है, अपन बड़े होते हैं। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं, पशल को भी क्या चाहिए बेटा, पोषण चाहिए, पशल को भी भोजन चाहिए, पशल को भी पोषक तत्व चाहिए। तो अपन उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको ओवरऑल बोल देते हैं। मतलब फसल के भोजन को ओवरऑल अपन ने क्या बोल दिया बेटा, क्रॉप न्यूट्रिशन बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा, क्रॉप न्यूट्रिशन अपन ने ओवरऑल फसल के भोजन को बोल दिया, आपको ऐसा समझना है। अब इसमें आता है कि फसल का पोषण तो है, फसल कई सारी चीजें लेती है, पर इसमें भी अपन न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, पोषक तत्व की बात करेंगे। तो पोषक तत्व की बात करते हैं तो एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसको अपन बोलते हैं आवश्यक पोषक तत्व। आवश्यक पोषक तत्व मतलब असेंशियल, असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स।
मतलब आवश्यक पोषक तत्व, वो भी किसके लिए बेटा, प्लांट के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। अब मेनली आपको इसके बारे में क्या करना है बेटा, फोकस करना है कि आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं टोटल बेटा, 17 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, मतलब एक प्लांट की पूरी ग्रोथ के लिए वो पूरा, ऐसे नहीं कि 17 के अलावा जो न्यूट्रिएंट्स है और भी, जैसे अपन प्रकृति में बात करते हैं लगभग 108 पोषक तत्व के आसपास है, और भी होंगे, अब तो और भी खोज हो रही है धीरे धीरे, तो लगभग 108 के आसपास मेरे को पता है, 108 के आसपास है। पर अपन बात करते हैं उनमें से 17 पोषक तत्व ओनली प्लांट को चाहिए। 17 के अलावा बाकी पोषक तत्व है उनका कोई, उन न्यूट्रिएंट्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर वो नहीं भी रहेंगे फील्ड में तो भी वो अच्छे से ग्रोथ कर लेगा। मतलब अपन आवश्यक पोषक तत्व किसको बोल रहे हैं बेटा, वो केमिकल एलिमेंट्स, वो केमिकल एलिमेंट्स, मतलब बात करते हैं रासायनिक तत्व, वो रासायनिक तत्व जो कि क्या होता है बेटा, क्रॉप को रिक्वायर्ड होता है, क्रॉप को रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। मतलब आवश्यक पोषक तत्व वे रासायनिक तत्व होते हैं जिनकी पौधों को जीवन चक्र पूरा करने के लिए, विकास, वृद्धि, प्रजनन, मतलब बात करते हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन। ग्रोथ, इसके साथ में ही डेवलपमेंट, और इसके साथ में ही बात करते हैं रिप्रोडक्शन। इनके लिए क्या होता है बेटा, जरूरी होता है, इनके लिए क्या होता है, जरूरी होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, अपन बात करते हैं सबसे पहले क्या हो जाएगा, आवश्यक पोषक तत्व। आवश्यक पोषक तत्व की बात करते हैं तो वे पोषक तत्व, वे रासायनिक तत्व जो कि लाइफ साइकिल, प्लांट की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए काम में आते हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा, आवश्यक पोषक तत्व। ऐसे समझ लीजिएगा कि मेरे शरीर की पूरी वर्दी, मेरे पूरी लाइफ साइकिल, मेरे में ग्रोथ भी हो, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, इन सभी के लिए ओवरऑल जो न्यूट्रिएंट्स काम में आते हैं, जो एलिमेंट्स काम में आते हैं, उन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है बेटा, उनको अपन कहते हैं आवश्यक पोषक तत्व। मतलब ऐसे समझ लो कि प्लांट की कंप्लीट लाइफ साइकिल करने के लिए पूरा जीवन चक्र, जीवन चक्र में क्या होता है, ग्रोथ, विकास होता है, इसके साथ में बात करते हैं डेवलपमेंट होता है, मतलब ग्रोथ की बात करते हैं, वृद्धि, विकास, प्रजनन, ये सारी चीजें क्या होती है बेटा, ये सारी चीजें होती है। तो वो जिसमें अपन बात करते हैं इन प्रोसेस में अगर कोई भी न्यूट्रिएंट्स काम में आ रहा है तो उसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट कह रहे हैं। इनके बिना क्या नहीं होगा, लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आवश्यकता के मानदंड होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं। क्या होते हैं बेटा, क्राइटेरिया होते हैं, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। मतलब बात करते हैं जो आवश्यक है, अब उस आवश्यकता के लिए 3 मानदंड होते हैं, 1 2 3, 1 2 3। अपन बात करते हैं, सबसे पहला होता है कि विदाउट द एलिमेंट्स द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। मतलब कोई अगर एलिमेंट नहीं है तो पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। आवश्यक पोषक तत्व उसी को बोलेंगे। मतलब विदाउट एलिमेंट कैन नॉट कंप्लीट लाइफ साइकिल। मतलब बात करते हैं क्या, बिना तत्व के जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता, जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता बेटा,
पूरा नहीं कर सकता, पूरा लाइफ साइकिल नहीं कर सकता, तो ये पहला पॉइंट आ जाएगा। दूसरे की बात करते हैं, अगर किसी पोषक तत्व, यहां पर कुछ भी लिख देना, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो गई, अगर उसकी कमी हो गई, सीएमसी हो गई, मतलब बात करते हैं अगर उसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो अपन बात करते हैं उसको उसी के द्वारा, मतलब अपन बात करते हैं वही पोषक तत्व, जैसे कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है तो नाइट्रोजन देकर ही अपने को क्या करनी पड़ेगी, पूर्ति करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं ये नाइट्रोजन की कमी है और इसके साथ में अपन बात करते हैं फास्फोरस दे दिया तो काम हो जाएगा, नहीं। तत्व की कमी के विशेष लक्षण दिखाई देते हैं, केवल उसी पोषक तत्व देने के बाद में उसको सुधार सकते हैं, अन्यथा नहीं सुधार सकते। इसके साथ में ये अपन बात करते हैं प्रत्येक पोषक तत्व डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में भाग लेते हैं, प्रत्येक आवश्यक पोषक तत्व डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में भाग लेते हैं, मतलब बात करते हैं बेटा ये चयापचयी क्रियाओं में सीधे तरीके से, चयापचयी क्रियाओं में सीधे तरीके से क्या लेता है बेटा, भाग लेता है, चयापचयी क्रियाओं में सीधे तरीके से भाग लेता है। कोई दूसरा पोषक तत्व रिप्लेस नहीं कर सकते, कोई दूसरा पोषक तत्व रिप्लेस नहीं कर सकते, तो यहाँ पर डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में क्या लेता है बेटा, भाग लेता है। कोई अदर अपन न्यूट्रिएंट क्या नहीं कर सकते बेटा, रिप्लेस नहीं कर सकते। तो अगर आपको पूछ ले आवश्यकता की कसौटी के सिद्धांत पूछ ले, तो बेटा ये क्राइटेरिया है, ये वो सिद्धांत, तीन सिद्धांत यहाँ पर। पहला है कि कोई भी अगर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर नहीं रहता है, वो नहीं रहता है, ठीक है, एलिमेंट नहीं रहता है, विदाउट द एलिमेंट द प्लांट कैन नॉट द कंप्लीट लाइफ साइकिल, वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। इसके बाद में आता है द डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट्स, कोई पोषक तत्व की डेफिशिएंसी हो जाती है तो अपन बात करते हैं वो स्पेसिफिक सिम्टम जाहिर करते हैं, वो लक्षण दिखाते हैं, और वो अपन बात करते हैं वो सुधारे जा सकते हैं उसी न्यूट्रिएंट की सप्लाइंग के द्वारा, उसी न्यूट्रिएंट के, उसी पोषक तत्व की कमी के, उसी पोषक तत्व की पूर्ति के द्वारा सुधारा जा सकता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास में आता है थर्ड, कि ये डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में, डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में अपना रोल अदा करते हैं, मतलब बात करते हैं ये चयापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पूछ ले कि वो 17 पोषक तत्व हैं, ये वो 17 पोषक तत्व है, ये तीनों क्राइटेरिया क्या करते हैं बेटा, फॉलो करते हैं, तभी उनको आवश्यक पोषक तत्व कहा गया है, अन्यथा नहीं कह सकते। इसके बाद में बेटा अपने पास में एक टर्मिनोलॉजी आती है जो निकोलस ने दी थी, फंक्शनल फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स, मतलब बात करते हैं क्रियात्मक पोषक तत्व, क्रियात्मक पोषक तत्व, ठीक है। अपन बात करते हैं बेटा फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, तो ये 4 पोषक तत्व हैं, ठीक है, इनको लाभदायक पोषक तत्व भी कहते हैं, लाभदायक पोषक तत्व भी कहते हैं, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। सी को 9, मतलब बात करते हैं सिलिकॉन, कोबाल्ट और सोडियम और वेनेडियम, इनको अपन क्रियात्मक पोषक तत्व कहते हैं। मतलब बात करते हैं कुछ पोषक तत्व पौधों के लिए क्या नहीं होते हैं, आवश्यक नहीं होते हैं, पर वो पौधों में क्या कर सकते हैं, लाभ, एडिशनल उसको क्या कर सकते हैं, लाभ पहुंचा सकते हैं। मतलब इनको लाभदायक पोषक तत्व इसीलिए तो कहा गया है, इसीलिए तो इनको कहा गया है। मतलब ये पोषक तत्व है क्या करते हैं बेटा, ये डायरेक्ट क्या नहीं होते, ये न्यूट्रिएंट असेंशियल तो नहीं है, पर ये क्या करते हैं बेटा, लाभ पहुंचा सकते हैं, मतलब प्रोडक्शन को और इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको फंक्शनल न्यूट्रिएंट कहा जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर आपको पूछ ले कि न्यूट्रिएंट्स का क्लासिफिकेशन, तो न्यूट्रिएंट्स का मेनली जो क्लासिफिकेशन है बेटा, मेनली जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन मेनली पहले आता है कि क्वांटिटी रिक्वायर्ड, कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। तो अपन बात करते हैं किसी की तो 1 ppm से अधिक होती है, एक
किसी की अपन बात करते हैं 1 ppm से कम होती है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं 2 प्रकार से डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें अपन बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट और इसके साथ में ही अपने बात करते हैं दूसरे की माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, और एक मैं बीच में एक और लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी होता। स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट मतलब संरचनात्मक पोषक तत्व, संरचनात्मक पोषक तत्व आ जाएगा। इसी प्रकार से इधर बात करते हैं तो वृहद पोषक तत्व, वृहद पोषक तत्व है, और इधर आ जाएगा बेटा सूक्ष्म पोषक तत्व है। क्या आ जाएंगे? सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो बेटा इधर 3 याद रखना ओनली, CHO मतलब कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इधर बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट में 2 भागों में डिवाइड कर दो। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स मतलब प्राथमिक पोषक तत्व है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स मतलब द्वितीयक पोषक तत्व है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स मतलब द्वितीयक पोषक तत्व है। प्राइमरी की बात करते हैं NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। सेकेंडरी की बात करते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, ये अपने क्या आ जाएगा? द्वितीयक पोषक तत्व आ जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं स्ट्रक्चरल में CSO आ गया, और माइक्रो की बात करते हैं तो इधर बेटा लिखते रहना, फे मनकू जन्मो बकल निकल, ये 8 पोषक तत्व हैं। माइक्रो कितने हैं बेटा? माइक्रो की बात करते हैं 8 पोषक तत्व हैं, ये 3 पोषक तत्व हैं, और इसके साथ में ये 6 पोषक तत्व हैं। 6 3 9 9 और 8 कितने हो गए बेटा? 17 पोषक तत्व हो गए टोटल। और 4 अगर बेनिफिशियल वाले ऐड करते हैं तो क्रियात्मक पोषक तत्व टोटल हो जाते हैं 21। कितने हो जाते हैं? 21। उन लाभदायक को अगर जोड़ते हैं सिकोनाउ सिलिकॉन हो जाएगा, इसके साथ में बात करते हैं कोबाल्ट हो जाएगा, इसके साथ में सोडियम हो जाएगा और वेनेडियम हो जाएगा, उनको जोड़ते ही कितने हो जाते हैं बेटा? 21 पोषक तत्व हो जाते हैं। तो मैक्रो वृहद पोषक तत्व, प्राथमिक NPK, और इसके साथ में द्वितीयक CMGS। स्ट्रक्चरल की बात करते हैं CHO, इसके साथ में माइक्रो की बात करते हैं फे मनकू जन्मो बकल निकल, फे मनकू जन्मो बकल निकल, बकल निकल। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? ये 8 पोषक तत्व हैं, ये 3 हैं और ये 6 हैं। टोटल अपने कितने हो जाते हैं बेटा? 17 पोषक तत्व हो जाते हैं। ये क्लासिफिकेशन याद रखना। इनमें 4 ऐड करते ही क्या हो जाते हैं बेटा? 4 कौन से? सिकोनाउ याद रखना। 21 पोषक तत्व हो जाते हैं। 21 पोषक तत्व को क्या कहा जाता है बेटा? 21 को क्या कहा जाता है? क्रियात्मक पोषक तत्व भी कहा जाता है, अगर सभी को मिलाकर अपन बात करते हैं तो। ठीक है, यहाँ तक सभी साथियों के समझ में आ गया क्या? कमेंट करके बता दो, जल्दी से कमेंट करके बता दो बेटा यहां तक डन है, सब कुछ समझ में आ गया। इसके बाद में और नोट्स भी बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, ये भी कमेंट करके बता दो। ठीक है, तो क्रॉप न्यूट्रिशन वाली अपनी यूनिट शुरू हो चुकी है। इसमें मैंने सबसे पहले डेफिनेशन लिखा दी थी बेटा न्यूट्रिएंट्स की, तो वो लिख लेना। अब बात करते हैं इसमें टोटल नेचर में 109 109 क्या पाए जाते हैं बेटा? एलिमेंट्स पाए जाते हैं। उनमें 17 पोषक तत्व, और भी खोज हो गई होगी पर मेनली अपन बात करते हैं 109 है, उनमें 17 पोषक तत्व है। प्लांट के लिए असेंशियल है, बाकी नहीं है। असेंशियल का क्राइटेरिया 3 क्राइटेरिया मैंने बता दिया था, वो किन्होंने दिया था? 1939 में पहली बार दिया था आर्नन और स्टाउट ने। किन्होंने दिया बेटा? आर्नन और स्टाउट ने दिया। और क्राइटेरिया ऑफ असेंशियलिटी मतलब बात करते हैं, इसके बाद में आर्नन ने इसको क्या कर दिया? संशोधन करके 3 आवश्यक मानदंड रख दिए। पहले 1939 में किन्होंने दिए थे? आर्नन और स्टाउट दोनों ने, पर फिर पुनः किसने दिया बेटा? ओनली आर्नन ने दिया। और इसके साथ में 1954 में दिया। इन्होंने 3 सिद्धांत बताए बेटा, जिनके बारे में मैं बात कर चुका हूं। 3 में सबसे पहला आता है कि कोई भी अपन बात करते हैं, कोई भी अपने पास में क्या है बेटा? कोई भी अपने पास में न्यूट्रिएंट है, वो मेटाबॉलिक फंक्शन में डायरेक्ट रूप से क्या होता है? वो डायरेक्टली रूप से क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। वो सीधे रूप से क्या होता है बेटा? इन्वॉल्व होता है किसमें? मेटाबॉलिक
फंक्शनल में, मतलब जो चयापचयी क्रियाएं होती है बेटा उसमें डायरेक्ट रूप से क्या होता है वो भाग लेता है, तो ये अपने पास में हो जाएगा। इसके बाद में आता है जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल भी दे रखा है, इसके बाद में अपने पास में आता है जैसे कि नाइट्रोजन फोटो प्रोटीन सिंथेसिस में पोटेशियम की बात करते हैं, तो ये जो स्टोमेटा है रंध्र है उनको खुलने बंद करने में, फास्फोरस की बात करते हैं रूट्स के लिए, ये डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में सहायक होते हैं। इसी प्रकार से बात करते हैं नेक्स्ट कि अगर कोई प्लांट के लिए कोई न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं है, एब्सेंट है, तो कंप्लीट लाइफ साइकिल करने में असमर्थ रहेगा, उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। और इसके बाद में आता है थर्ड कि एक अगर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, वो डेफिशिएंसी के सिम्टम दिखाते हैं, वो सिम्टम दूर होंगे तो किससे होंगे, केवल उसी न्यूट्रिएंट से होंगे, उसी पोषक तत्व से होंगे, दूसरे से नहीं होंगे। अपन बात करते हैं अगर कोई प्लांट किसी न्यूट्रिएंट की क्या दिखा रहा है बेटा, डेफिशिएंसी दिखा रहा है, तो उस डेफिशिएंसी को उसी न्यूट्रिएंट के द्वारा अपन दूर कर सकते हैं, बाकी ऐसे दूर नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब ये तीन आ जाएंगे। पहला है कि अपन बात करते हैं डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में भाग लेते हैं, इसके बाद में दूसरा आता है कि अगर कोई न्यूट्रिएंट एब्सेंट है तो अपन बात करते हैं वो लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाएगा। इसके साथ में अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी है तो उसके लक्षण पौधे में दिखाई देते हैं और इसके साथ में उसी के द्वारा उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में अपने पास में आता है नेक्स्ट आता है 17 पोषक तत्व दे रखे हैं, किस रूप में होता है, आयनिक फॉर्म कार्बन सी के रूप में, इसके साथ में हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, इन तीनों के बारे में तो जानते हो, NH4 और इसके साथ में किसके रूप में लेते हैं, NO3 माइनस के रूप में। इन सभी का क्या दे रखा है बेटा, अपन बात करते हैं पूरा जो उपलब्ध फॉर्म है इनकी जो आयनिक फॉर्म है ये दे रखी है 17 पोषक तत्व की, तो ये आपको क्या करनी है, ये आपको याद करनी है और लिखनी है। ठीक है, इसमें कोई समझाने वाला मामला तो है नहीं। अब आता है पोषक तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पर है। एक बेसिस मैंने समझाया था मैक्रो और माइक्रो, मतलब वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो देखो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, तो एक प्लांट के लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 17 पोषक तत्व 17, उन तीन क्राइटेरिया के बेसिस पर 109 तत्व में से कितने आते हैं बेटा, कितने आते हैं बेटा, उनमें से 17 पोषक तत्व निकल कर आते हैं। ठीक है, इसके साथ में उनकी सांद्रता के आधार पर उनको अलग अलग भागों में डिवाइड कर देता है। पहला आता है मैक्रो न्यूट्रिएंट या मेजर न्यूट्रिएंट जिनको बोला जाता है, मतलब इनकी पौधों को 1 ppm से अधिक आवश्यकता होती है, 1 पार्ट पर मिलियन से अधिक आवश्यकता होती है। अगर प्लांट को किसी पोषक तत्व की 1 पार्ट पर मिलियन की बात करते हैं, 1 ppm से अधिक आवश्यकता होती है, अगर किसी प्लांट को किसी पोषक तत्व किसी प्लांट न्यूट्रिएंट की आवश्यकता 1 ppm से अधिक होती है, 1 ppm से अधिक होती है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं बेटा, अपन उसको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, इनको पुनः 2 भागों में डिवाइड कर दिया, जिसमें प्राथमिक पोषक तत्व, मैंने जो बीच में स्ट्रक्चर लिखवाया था उनको आप साइड में भी लिख सकते हो या फिर उनको प्राइमरी में भी लिख सकते हो, तो CHO आ जाएगा और NPK आ जाएगा, NPK आ जाएगा और CHO आ जाएगा, मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और इसके साथ में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। इसके साथ में ही बात करते हैं, इनमें से COH पौधों को प्राकृतिक रूप से हवा और पानी से प्राप्त होता है, मतलब ये जो CHO है ये कहाँ से, हवा मतलब एयर और वाटर से क्या हो जाता है बेटा, अवेलेबल हो जाता है CHO। किस तरीके से, अरे वायु में क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, तो ये मिल जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन। जल से क्या मिल जाएगा, अरे जल से क्या मिल जाएगा, H2O हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो ये अवेलेबल हो जाते हैं। इसके साथ में ये जो 3 पोषक तत्व है ये मृदा उर्वरता से क्या होते हैं बेटा, प्राप्त होते हैं, मतलब सोइल से प्राप्त होते हैं। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये इनको फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर किससे प्राप्त होते हैं बेटा, फर्टिलाइजर से ही मिलते हैं। जैसे कि यूरिया से क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, DAP से फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों मिलते हैं, तो इनको फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट भी कहते हैं, प्राइमरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्राइमरी भी कहते हैं। अब आता है सेकेंडरी की बात करते हैं, उनकी कंपेयर में अपन बात करते हैं कम आवश्यकता होती है पर कम आवश्यकता होती है। इसमें 3 पोषक तत्व आते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम
और इसके साथ में आता है पोटेशियम। मैग्नीशियम की बात करते हैं, क्लोरोफिल के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो 3 आ जाएंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आ जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, गंधक। सॉरी, यहाँ पर पोटेशियम नहीं आएगा बेटा, कैल्शियम मैग्नीशियम, CaMgS। ठीक है, मैंने यहाँ पर तो नहीं लिखवा दिया है ना, यहाँ पर CaMgS लिखवाया है क्या, बिल्कुल CaMgS लिखवाया है। तो यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी हो जाएगा, इनको सेकेंडरी भी कहते हैं। इसके बाद में आता है बेटा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो की बात करते हैं तो 1 ppm से कम आवश्यकता होती है। एक ऐसे पोषक तत्व भी होते हैं जैसे मोलिब्डेनम को अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, कोबाल्ट को भी अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो मेनली तो सूक्ष्म पोषक तत्व में मोलिब्डेनम है, तो उसको क्या होते हैं, उसको क्या कहते हैं, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, अल्ट्रा सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, क्योंकि उसकी 1 ppb से कम आवश्यकता होती है, पार्ट पर बिलियन से क्या होती है, कम आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं कि 1 ppm से कम आवश्यकता होती है उसको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, और ज्यादा होती है उसको वृहद पोषक तत्व कहते हैं। और इसके साथ में ही आयनों के आवेश के आधार पर 2 भागों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले आते हैं कैटाइन या धनायन, मतलब जिसमें आ जाएंगे आयरन आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, मैग्नीज आ जाएगा, निकल आ जाएगा। तो ये सारे क्या है बेटा, धनायन, मतलब इस पर कौन सा आयन रहता है, धन आयन रहता है। इसके साथ में आते हैं ऋणायन। ऋणायन की बात करते हैं मोलिब्डेनम, इसके साथ में बोरोन और क्लोरीन आ जाएगा। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं बेटा आगे की ओर, आगे बात करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट हो जाएंगे। अब इसमें मैंने कितने बताए थे, 8 बताए थे, गिनना एक बार, 3 और इसके साथ में ही 2 2 4 और 5, कितने हो गए टोटल, फे मन को जन्मो बकल निकल, फे देखना मेरी ट्रिक से याद करो तो कर लेना, फे मन कु जन मो बकल निकल, बकल निकल। ठीक है, तो बेटा ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने पास में 8 पोषक तत्व हो जाएंगे, फे मनकू जन्मो बकल निकल। आप आराम से याद करोगे, हो जाएगा धीरे धीरे, पर उसको एक बार लिख लो, मैं बता रहा हूँ उसको, फे मनकू जन्मो बकल निकल, वैसे याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है, इनको स्ट्रक्चरल पोषक तत्व भी कहा जाता है, CHO को, क्योंकि 95% के लगभग इन्हीं के द्वारा बना होता है। एक प्लांट CHO के द्वारा ही 95% भाग बना रहता है। किसका बेटा, अपने प्लांट का, CHO। इनको क्या कहते हैं, संरचनात्मक आधारभूत पोषक तत्व भी कहते हैं। इसके बाद में आते हैं सहायक पोषक तत्व आते हैं। सहायक की बात करते हैं, ये तत्व प्रोटीन, क्लोरोफिल और स्थानांतरण पदार्थ एवं ऊर्जा यौगिकों के निर्माण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा और सल्फर हो जाएगा। तो ये क्या है, सहायक संरचनात्मक पोषक तत्व है। कौन से हो जाएंगे बेटा, सहायक संरचनात्मक पोषक तत्व हो जाएंगे। इसके बाद में अपने पास में आते हैं रेगुलेटरी एंड कैरियर न्यूट्रिएंट, नियंत्रक और वाहक पोषक तत्व, नियंत्रक और वाहक पोषक तत्व है। दीज न्यूट्रिएंट्स रेगुलेट वेरियस केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट। मतलब बात करते हैं, ये क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, ये क्या होते हैं, ये जरूरी होते हैं, वृद्धि और विकास के लिए जरूरी होते हैं, नियंत्रक और वाहक के रूप में कार्य करते हैं, तो उनको नियंत्रक और वाहक पोषक तत्व बोला जाता है, जैसे कि पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया। इसके बाद में आते हैं कैटालाइजर। कैटालाइजर की बात करते हैं, और एंजाइम की तरह कार्य करता है, एंजाइम क्रियाओं को क्या करता है, सक्रिय करता है। तो यहाँ पर कौन से हो जाएंगे, ये सूक्ष्म पोषक तत्व आ जाएंगे, आयरन हो जाएगा, मैग्नीज, जिंक और कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम। बस छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी याद रखना, ये वाला क्लासिफिकेशन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, डिपेंड ऑन अपन बात करते हैं फर्स्ट की कंपेयर की बात करते हैं। तो इसके बाद में अपने पास में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी। मोबिलिटी की बात करते हैं गतिशीलता के आधार पर, ये क्या है, गतिशील पोषक तत्व है। संचारी को आप लिख लेना बेटा, गतिशील पोषक तत्व है, मतलब गतिशीलता के आधार पर अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, गतिशील के आधार पर अपन बात करते हैं बेटा, ये अलग अलग है, जैसे मृदा में गतिशीलता के आधार पर अलग होगा, और इसके साथ में प्लांट्स में गतिशीलता के आधार पर अलग होगा। तो अपन बात करते हैं पहले सॉइल में,
सोइल में गतिशीलता के आधार पर बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं मृदा में गतिशील पोषक तत्व। क्या आ जाएगा बेटा? मृदा में गतिशील पोषक तत्व हो जाएगा, मतलब द न्यूट्रिएंट्स आर हाईली सॉल्युबल एंड दीज आर नॉट एब्जॉर्ब्ड ऑन क्ले कॉम्प्लेक्स। मतलब बात करते हैं ये पोषक तत्व अत्यधिक घुलनशील होते हैं, मतलब मिट्टी मृदा कणों पर अवशोषित नहीं होते हैं। तो मोबाइल ये चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं, मतलब मृदा में ऐसे दौड़ते रहते हैं। मतलब अपन बात करते हैं ये अत्यधिक मोबाइल है, एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। नाइट्रेट हुआ, SO4 2- हुआ, BO3- हुआ, क्लोरीन हुआ, मैग्नीज हुआ, तो बेटा ये क्या होते हैं? ये हाईली मोबाइल होते हैं, ये चलते रहते हैं, ये रुकते नहीं है सोइल में। इसके बाद में आते हैं लेस, मतलब कम, थोड़े क्या है बेटा? कम ये गतिशील है। बात करते हैं ये क्ले कॉम्प्लेक्स पर कुछ अवशोषित हो जाते हैं, इनकी मोबिलिटी थोड़ी कम होती है। NH4+ की बात करते हैं, पोटेशियम की बात करते हैं, कैल्शियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम और इसके साथ में कॉपर। इसके बाद में आते हैं मृदा में क्या होते हैं? इमोबाइल होते हैं बेटा, फास्फोरस और जिंक। जिंक और इसके साथ में ही फास्फोरस की बात करते हैं, जिंक और फास्फोरस की बात करते हैं तो मृदा में क्या होते हैं? अगतिशील होते हैं बेटा। जिंक और फास्फोरस मृदा में क्या होते हैं? अगतिशील होते हैं, इमोबाइल होते हैं, अगतिशील पोषक तत्व होते हैं। तो यहां पर लिख लेना अगतिशील पोषक तत्व। अब मोबिलिटी देखेंगे प्लांट्स में, तो प्लांट्स में मोबिलिटी के आधार पर बात करते हैं तो हाईली मोबाइल, मॉडरेटली, लेस मोबाइल, इमोबाइल। मतलब बात करते हैं हाईली मतलब अत्यधिक, NPK। NPK क्या होता है बेटा? अब ध्यान रखना, ये प्लांट है तो इस प्लांट में क्या होंगे? NPK हाईली मोबाइल है, मतलब रूट्स से कहां पर जाएगा? अपर शीर्ष भाग में जाएगा, तो नीचे वाले भागों में क्या होगा? कमी के लक्षण दिखाई देंगे। अरे यहां से कोई न्यूट्रिएंट जाएगा ऊपर की ओर, तो यहां पर नीचे वाले भागों में क्या हो जाएगा? कमी के लक्षण दिखाई देंगे, क्योंकि ये तो गतिशील है, भगकर कहां पर जाएंगे? ऊपर की ओर जाएंगे, तो नीचे क्या हो जाएगी? कमी के लक्षण। तो NPK के पुरानी पत्तियों पर कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, पॉइंट को लिख लेना। इसके बाद में आता है मॉडरेट, जिंक की बात करते हैं, ये मध्यम गतिशील होता है, बीच में ही रह जाता है, ना ऊपर ना नीचे। इसके साथ में लेस मोबाइल, ये और भी नीचे रह जाता है। सल्फर की बात करते हैं, फेरिक, मैग्नीज और इसके साथ में क्लोरीन और मोलिब्डेनम, कॉपर आ जाएगा। कैल्शियम और बोरॉन क्या होते हैं? अगतिशील होते हैं। कैल्शियम और बोरॉन की तो ऊपर वाली पत्तियों में, शीर्ष पत्तियों में कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, NPK के नीचे वाले में, क्योंकि यहां पर कैल्शियम बोरॉन यहां तक तो रह जाएगा पर ऊपर की ओर नहीं जा पाएगा, तो ऊपर कमी के लक्षण और नीचे पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, तो कैल्शियम और बोरॉन क्या है? अगतिशील। उसमें क्या था? अरे उसमें क्या था? फास्फोरस और जिंक क्या था बेटा? अगतिशील था। ठीक है, तो उसमें फास्फोरस और जिंक को याद रखना, इसमें कैल्शियम और बोरॉन को याद रखना। ठीक है, तो पौधों में गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों की कमी के लक्षण देख सकते हो। देखो मैंने कहा था कि पुरानी पत्तियों पर किस किस के दिखाई देंगे? अरे ये क्या थे? गतिशील थे, इसलिए दिखाई दे रहे हैं। ओल्ड लीव्स पर, इसके साथ में ही बात करते हैं, यहाँ पर आगे सारी चीजें दे रखी है। नई पत्तियों पर किन के दिखाई देंगे? इनके, क्योंकि ये क्या है? मध्यम गतिशील है, मध्यम गतिशील है, इसलिए अपन बात करते हैं इनका। कैल्शियम और बोरोन ऊपर ही ऊपर, क्योंकि ये जा ही नहीं पाते, ये तो अगतिशील है, ये तो पौधे में नीचे ही नीचे रहेंगे, तो ऊपर कमी के लक्षण, तो उसके बेसिस पर ही ये कमी के लक्षण भी क्या हो चुके हैं बेटा? क्लासिफिकेशन हो चुके हैं। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने कमी के लक्षण, उपाय, महत्व, ये अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे, मतलब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी ना बेटा, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हो चुका है आज? क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स हो चुके हैं। मतलब एक प्लांट को क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इसके द्वारा वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा। ठीक है, और मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस हैं उनको कंप्लीट करेगा। तो मेरे को एक बार इतना बता दीजिएगा, लेवल से समझ में आ गया या नहीं आया? जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। अरे बेटा कमेंट कर दो, कमेंट करने के कोई पैसे लगते हैं क्या? या कमेंट वाली मेरी बात आपके लगती नहीं है कि सुनते ही नहीं हो आप? कमेंट करके बता दो सारे बच्चे, किस लेवल से समझ में आ गया। कुछ डाउट तो बता दिया करो, लाइव सेशन में आया हो, कुछ तो बताया करो कि सर ये डाउट है। और बाद में कोई बच्चे देखते हैं तो उनके लिए भी नंबर बता देता हूँ बेटा, कभी भी कोई भी डाउट आता है, पहले बात तो मेरे को लगता है आपके कोई डाउट आता ही नहीं है, या तो पढ़ते नहीं हो या फिर मैं आपके डाउट क्लास में ही क्लियर कर देता हूँ, कौन सा क्या
यहाँ पर हो सकता है वो मेरे को बता देना। कुछ भी डाउट है बेटा बता दो। अब्दुल बोल रहे हैं सर समझ में आ गया। और किसी साथी को कुछ डाउट है तो कमेंट करके बता दो बेटा, और बताओ कि समझ में आया या नहीं आया, कैसा आया कैसा नहीं आया, बता दो बेटा। उसमें और इम्प्रूवमेंट करेंगे और आपके प्यारी प्यारी भाषा में, क्योंकि टाइम तो मैं भी दे रहा हूँ। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं 40 मिनट एक क्लास को दे रहा हूँ, तो बेटा वही 40 मिनट अच्छे से समझाने में लगेगी और वही 40 मिनट ऐसे आएगी। सर और सब्जेक्ट कब से चलेगी बेटा? जल्द चलेगी, जल्द स्टार्ट होगी, वो भी जल्दी स्टार्ट होगी, पर थोड़ा सा धैर्य रखो। अभी थोड़ा सा रूटीन बन रहा है, आपके सीनियर्स की क्लासेस थोड़ी ज्यादा चल रही है, उनके एग्जाम आने वाले, आपके थोड़े लेट आएंगे। मैथ की क्लास कल नहीं हुई थी, आज होगी, आज हो जाएगी, उसका नोटिफिकेशन अभी मैं डलवा दूंगा। और बताओ, ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।